नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नाम समीर फिर से एक बार हाजिर हूं आपके बीच बहुत ही मज़ेदार वीडियो को लेकर। खास करके वो दोस्त जो क्लास 12th के हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन दोस्तों से चाहूँगा कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे। और ख़ास करके वो बच्चे जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बेसिक वो समझ नहीं पा रहा है कि इंग्लिश के बेसिक क्या है, कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जब गैस पेपर देखते हैं, मॉडल सेट देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। तो आज के बाद आपको परेशान नहीं होना है। ये वीडियो आपके लिए, आप कह सकते हैं उस परेशानी को, आपकी दिक्कतों को का हल है ये वीडियो दरअसल। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए आज समझाने वाले हैं क्या। देखिए दोस्त, आपकी एग्ज़ाम में जो बेसिकली है ना, वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, इन चीज़ों का खेल है। आप साथ में कह सकते हैं नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। इन चीज़ों को समझिएगा। जब भी आप क्लास 12 की तैयारी करें तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो। सबसे पहली बात तो क्या है कि आप वर्ब को समझना स्टार्ट करेंगे कि वर्ब क्या है। और जैसे वर्ब को समझना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा नाउन क्या है, और वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन क्या है। क्यों? क्योंकि जहाँ वर्ब है तो वहाँ सब्जेक्ट भी होगा, और सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। इसके मतलब जहाँ आप वर्ब को सीखना चाहेंगे वहाँ सब नाउन और प्रोनाउन दोनों चीज़ को सीखना होगा। और साथ ही साथ अब जहाँ वर्ब को सीख रहे हैं वहाँ ऑब्जेक्ट को भी सीखना होगा, और ऑब्जेक्ट सीखने के लिए फिर अगेन नाउन या प्रोनाउन को सीखना होगा, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो नाउन या प्रोनाउन को सीखना होगा। समस्या क्या है कि आप नाउन या प्रोनाउन को जानते हैं, लेकिन दोस्तों माफ़ कीजिएगा, आप गलत जानते हैं। आपको केवल और केवल इतना नॉलेज है कि किसी नाम को नाउन कहते हैं, और इतना नॉलेज से कुछ नहीं हो सकता। तो नाउन को बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर ये मैटेरियल नाउन है तो कैसे आप समझें कि ये मैटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, फिर इसके फीचर्स क्या हैं, पोजीशन क्या है। तो कई चीज़ें हैं। ये सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, तो इसके नंबर कब चेंज हो जाता है, उसका जेंडर क्या है, अगर किसी नाउन को पर्सोनिफाइड किया गया है तो फिर क्या, कैसे इसका आई थिंक इसका नंबर चेंज हो जाएगा या क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। तो अगर आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, इस लेवल में पढ़ें तो आप एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं पढ़ें। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए आपको दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आप वर्ब जैसे दिमाग में लाओगे तो नाउन या प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट भी दिमाग में लाओगे तो नाउन या प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनता है, और वर्ब का भी सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनता है दरअसल वो भी नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रीपोजिशन, और साथ में पढ़ना पड़ेगा कंजंक्शन। जब आप पढ़ेंगे वर्ब तो टेंस क्लियर हो जाएगा, जब आप पढ़ेंगे वर्ब तो वॉइस क्लियर हो जाएगा आपका, जब पढ़ेंगे वर्ब तो आपका नरेशन क्लियर हो जाएगा, और जब आप वर्ब पढ़ेंगे तो आपके मॉडल्स भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में हेल्पिंग प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी क्लियर हो जाएगा। तो वर्ब को अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं और आर्टिकल को डिटेल में पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं, कंजंक्शन को पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लगभग क्लियर हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक और बच जाता है जिससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इतने चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर मज़ा आ जाएगा। आज मैं जिस चीज़ को आपको पढ़ाने वाला हूँ वो दरअसल वर्ब है, इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और इस वर्ब के खेल को समझिएगा। दोस्त सबसे पहले क्या है कि अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या है, उससे पहले एक बात हम आपसे करना चाहेंगे। देखिए क्या है, हम लोगों को जब बचपन में पढ़ाया गया कई हमारे शिक्षक साथी के द्वारा, तो आपको कुछ थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया गया। क्या गलत पढ़ाया गया? यानी एग्जाम्पल दिया गया, एक कैट है और एक कैट्स है, और कहा कि इसमें से सिंगुलर प्लूरल कौन है। तो बच्चे ने कहा यह सिंगुलर है और बच्चे ने कहा यह प्लूरल है। तो बच्चों के दिमाग में क्या सेट हो गया कि एस या ई एस जिसमें हो वो प्लूरल होता है, और जिसमें क्या है साथ ही साथ टीचर एक नोट भी लिखा दिए और कह दिए एस या ई एस जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो ये दिमाग में अधिकतर बच्चों का सेट हो गया, जो गलत है। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्या है, नाउन है, और नाउन में ये बात फिट है कि अगर किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ा जाए तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन ध्यान देखना होगा, वर्ब के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है कि कोई भी वर्ब अगर उसमें एस या ई एस जोड़ते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है।
वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या होता है, तो प्लूरल होता है। आप दिमाग में यही लगा के रखना, माइंड में ये छपा के रखना, सेट करके रखना कि जैसे जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो गो जो हमारा है ये बेस फॉर्म है और इसको हम प्लूरल मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, प्लूरल। और अगर इसमें एस या ई एस ऐड कर दिया गया है तो अब इसको हम सिंगुलर मानेंगे। इस बात को आप दिमाग में रखना। अगर इतनी बात को आप दिमाग पे रख पा रहे हो तो फिर आप वर्ब पढ़ने के लिए तैयार हो। यानी कि इतनी चीज़ को आपको बेसिकली आपको दिमाग में पहले से सेट रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका 3 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल सिंपल है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि वर्ब से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहला ना आपको देखना पड़ता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में देखना पड़ता है सब्जेक्ट का नंबर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा, तो सिंगुलर ही आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा, तो ये वर्ब हमारा प्लूरल। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपके सामने एक सवाल है, क्वेश्चन आया सी डॉट 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 डॉट, और आगे कह रहा है रनिंग इन द फील्ड, और आगे यहाँ पे कह रहा है एस्टरडे। क्या कह रहा है, एस्टरडे। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया है जी, तो यहाँ पे ए में कह रहा है इज, बी में कह रहा है वाज, सी में कह रहा है आर, और डी में कह रहा है आपका वर। क्या कह रहा है, वर। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से कुछ ऑप्शंस को पहले ही आपको ख़त्म करना है, यानी एक ही झटके में कुछ ऑप्शंस को हटा देना है। और वो कैसे हटा सकते हो, सब्जेक्ट के नंबर के मदद से। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्त, तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ज़रा आप बताओ कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या प्लूरल वाले ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। यहाँ पे जिसमें एस लगा हुआ नहीं है वो क्या है, प्लूरल। आर में एस नहीं है तो प्लूरल हुआ, कट जाएगा। वर में एस नहीं है, प्लूरल हुआ, कट जाएगा। इसमें भी एस है, इसमें भी एस है। अब ये दोनों में से कोई एक होगा या हो सकता है दोनों हो, तो जरा देखते हैं। सी डॉट डॉट यहाँ कह रहा है रनिंग इन द फील्ड एस्टरडे। इस वाक्य को गौर से देखोगे दोस्त तो यहाँ पे क्या है, हमारा मिसिंग क्या है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब। और आज मैं बताने वाला हूँ कि हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली क्या है। कई बच्चे ऐसे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब को भी गलत ढंग से पढ़ा है। कैसे पढ़ा जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। गलत है, कहते हैं, पढ़ना ही गलत है। जीवन में कहते हैं, इस बात को भूल जाओ। क्यों है, इस बात को सीखो, वाई, तब आपको ज्ञान और ऑथेंटिक ज्ञान मिलेगा। आपने इज, एम, आर को खानदानी समझ के रख लिया है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये बात गलत है, क्योंकि ये मेन वर्ब भी हुआ करता है और इसी चीज़ से आप कंफ्यूज हो जाते हो। हेल्पिंग वर्ब के फीचर्स क्या हैं, इनके विशेषताएं क्या है, ये चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो। यही आप बड़ा मिस्टेक कर रहे हो जीवन में। तो समझना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है टाइम को शो करना। क्या करना दोस्तों, टाइम को शो करना। किसका, तो यहाँ पे जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका। आप कह रहे हो कि सर ये तो जीवन भर हम लोग ने मेन वर्ब सुना, आप नॉन फाइनाइट क्यों कह रहे हो। ध्यान से समझिएगा, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को हटा दें तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब ही बचता है। इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब ही कहेंगे। जरा ध्यान से समझो, क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब ही कहेंगे। अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें ओनली एक्शन है। जब किसी वर्ब में केवल एक्शन हो तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब नहीं। मेन वर्ब के लिए शर्त है कि टाइम भी हो और एक्शन भी हो। इसमें एक्शन है, क्या नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए ये हमारा मेन वर्ब नहीं, कैसा है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस बात को आप समझना। तो यहाँ पे जब आप हेल्पिंग वर्ब देखो तो ये क्या करेगा जी, टाइम। तो इज प्रेजेंट टाइम, वाज पास्ट टाइम। यहाँ पे अगर हम इज दे दे तो ये मीनिंग प्रेजेंट में चले जाएगा, वाज दे दे तो पास्ट में चले जाएगा। तो क्या कुछ भी दे दे, नहीं। अब इस वाक्य को यहाँ तो टाइम बताता, हेल्पिंग वर्ब दिमाग में रखो। अब पूरे वाक्य को खोजो और देखो कि उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी समय को बताने वाला कोई एक ऐसा शब्द है का, तो आपका एस्टरडे है। जब एस्टरडे है तो एस्टरडे हमारा क्या हुआ जी, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम अगर है तो जरा बताओ ये कौन टाइम को शो करता है। अगर ये टाइम करता है शो प्रेजेंट को, अगर ये टाइम शो करेगा प्रेजेंट टाइम, तो हमारा यहाँ पे क्या है, वाज पास्ट टाइम को शो करता है, वाज पास्ट टाइम को शो करता है। इज हमारा प्रेजेंट टाइम को शो करता है। जब इज हमारा प्रेजेंट टाइम को शो करेगा और वाज हमारा पास्ट टाइम को शो करेगा और उस टाइम के साथ इसको मैच करना होगा,
तो जरा बताओ तो, अगर ये एस्टरडे प्रेजेंट टाइम को शो करता है तो क्या हो जाएगा, इज। लेकिन आप तो कहोगे सर एस्टरडे प्रेजेंट को शो नहीं करता, ये बात गलत है। क्या शो करता है, पास्ट टाइम को शो करता है। जब पास्ट टाइम को अगर शो करता है एस्टरडे, तो आप क्या कहोगे सर इज गलत है, फिर क्या है, वाज सही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको उस मास्टर ट्रिक से पढ़ाऊंगा ना, आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे और वो भी लॉजिकली कर पाओगे। अभी तक मैंने वर्ब क्या है ये नहीं पढ़ाया है, केवल और केवल मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि वर्ब पढ़ने का फ़ायदे क्या हैं, कैसे आप क्विकली सही आंसर को खोज सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इस वीडियो को आप लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक भेजो, और हमें अगर मैं डेली वीडियो अपलोड भी ना करूं तो कमेंट करो कि सर वीडियो लाइए। आपका वीडियो देखते हैं तो जान में जान आ जाता है, मन भर जाता है, पढ़ने का दिल करता है। तो आओ समझते हैं। अब चलते हैं हम लोग वर्ब में। वर्ब किससे कहते हैं, वर्ब किससे कहते हैं? तो दोस्त जानते हैं क्या है, जब भी आप बचपन में वर्ब पढ़े होंगे ना, तो आपको पढ़ाया गया होगा जिस शब्द के अंत में ना लग जाए उससे वर्ब कहते हैं। नाना नानी छोड़ के, नाना नानी पटना पूर्णिया ऐसे शब्दों को छोड़कर। तो इसको क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि पटना पूर्णिया किसी प्लेस का नाम है, नाना नानी किसी रिलेशन का नाम है, तो ये तो नाउन हुआ। तो दोस्तों सही बात है कि जो नाउन है उसको छोड़कर अगर किसी शब्द में ना लगे या लगाने से लग जाए तो उससे आप क्या कहेंगे, वर्ब। वर्ब हाँ कह लो, ठीक है वर्ब, आप पहचानने के लिए इतना कर सकते हो। लेकिन बताओ क्या इससे एग्ज़ाम हो जाएगा? नहीं होगा दोस्त। ये इंग्लिश के एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के अंदर लॉजिक फिट होगा, और तुम नाना नानी में पढ़े हो, तुम नाना नीनी में पढ़े हो, इससे एग्ज़ाम नहीं हो सकता दोस्त। ये सही बात है कि इससे बच्चों को हिंट मिलता है समझने के लिए, और उन बच्चों के लिए ये बात सही है जो बच्चे स्पोकन कर रहे हैं, जिन बच्चों को सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ओनली बोलना है, एक हिंट मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं, इसमें ये शब्द है तो इसके लिए ये शब्द हमको बोलना होगा। बट जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नियम कतई सही नहीं है। तो आओ समझते हैं कि ये वर्ब क्या है। द वर्ड which denotes action or state is called verb। आप इस स्टेट की जगह पोजीशन भी दिखा सकते हो, कई बार दोनों को एक ही कहा जाता है, कई बार दोनों थोड़ा सा देखने में अलग भी होता है। तो द वर्ड which denotes action or state is called verb। वह शब्द जो आपको क्या दिखाए, एक्शन यानी क्रिया, वह शब्द जो आपको क्या दिखाए, स्टेट यानी अवस्था, पोजीशन मीन्स अधिकार। आप जरा समझो, अगर कोई शब्द एक्शन दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है, क्रिया। तो हम लोग क्या समझा के रखे हैं आज तक कि वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया। हाँ, इसके मतलब एक्शन को क्रिया कहेंगे या वर्ब को क्रिया कहेंगे, कन्फ्यूज़न बढ़ा। और मैं आपको बता दूं, द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट कन्फ्यूज़न। जितना पढ़ोगे उतना कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, और जब कन्फ्यूज़न बढ़े तो समझना तुम सही दिशा में हो, और जहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है समझना तुम इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हो, उसको सहला रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। कन्फ्यूज़न क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसको सॉल्व करना, वहाँ से निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कई बच्चे मुझे पसंद करते हैं और कई नहीं करते हैं। रीज़न क्या है, उन्हें टफ़ लगता है कि ये मास्टर ना थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। दोस्त मैं ज़्यादा नहीं, जितना लगाना चाहिए उससे कम ही लगा रहा हूँ, आप समझो तो सही। अब एक्शन को क्रिया कहे या वर्ब को क्रिया कहे, और ये हमारा स्टेट क्या है, अवस्था है। तो जरा देखो तो, वर्ब के अंदर एक वर्ब है, उसके अंदर एक्शन है या स्टेट है, यानी क्रिया है या अवस्था है। इसके मतलब तो ये हुआ कि वर्ब इक्वल टू एक्शन नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है, आप ही सोचो।
क्योंकि वर्ब में एक्शन भी है और वर्ब में स्टेट भी है, अवस्था भी है, तो वर्ब इक्वल टू एक्शन नहीं हो सकता, इस बात को आप समझ रहे हो, और एक्शन इक्वल टू वर्ब नहीं हो सकता, इस बात को भी आप समझ रहे हो। इसीलिए एक्शन को भी क्रिया और वर्ब को भी क्रिया कहना सही नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ ना क्रिया ना प्रिया, कुछ मत बोलो, आप इंग्लिश को इंग्लिश के ढंग से समझने का कोशिश करो, इसके हिंदी के पीछे मत पड़ो, नहीं तो फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होगा। तो चले आप हिंदी के लफड़ा को छोड़ते हैं, केवल इतना आप दिमाग में रख लो कि वर्ब और एक्शन दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि वर्ब में एक्शन भी स्टेट भी है, एक्शन में स्टेट नहीं हो सकता, एक्शन में स्टेट नहीं हो सकता। अगर एक्शन में स्टेट हो जाता तो फिर हम वर्ब और एक्शन को दोनों को बराबर मानते। इस बात को समझ पा रहे? आई होप कि समझ पा रहे होंगे। तो चलो इसको हम मिटाते हैं। आप लोगों ने कुछ चीज़ों को सीखा होगा। यहाँ पे हम देखिएगा दोस्त, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक सेंटेंस हमने लिया, सी क्या कहा दोस्त, जरा देखो, सी स्पीक्स इंग्लिश। अब जरा इस बातों को समझो, सी स्पीक्स इंग्लिश। अब जरा इस बातों को समझो, सी स्पीक्स इंग्लिश में हमने यहाँ पे एस क्यों लगाया? तो जैसे कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या, सिंगुलर। सब्जेक्ट है हमारा सी, थर्ड पर्सन किसी सिंगुलर एक का बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर। आप सोच रहे हैं फिर सर ऐसे तो सिंगुलर क्यों हुआ? हम तो यही आपको बोले थे ना, वर्ब में ऐसे यस लगने से सिंगुलर हो जाता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। क्यों लॉजिक है? क्या लॉजिक है जानना चाहते हो? कि नाउन में एस क्यों जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए, और वर्ब को ऐसे एस जोड़कर सिंगुलर क्यों बनाया जाता है, प्लूरल क्यों नहीं होता? इस फैक्ट को जानना चाहते हो? कमेंट करो, अब बताओ, हम आपको नेक्स्ट वीडियो इसी पर ला के देंगे। मज़ा आ जाएगा दोस्त। इंग्लिश के एक एक कंपोनेंट को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। हाँ, कुछ समस्या है, मेरे पास चीज़ों की कमी है, तो मैं उतना ढंग से नहीं ला पा रहा हूँ, वो भी जल्द से जल्द ला के दूंगा। तो आइए, तो हमने यहाँ क्या कहा, सी स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ सी सिंगुलर है तो यहाँ पे भी क्या सिंगुलर होगा, इस बात को समझ गए। अब जरा देखो तो यहाँ पे क्या है, स्पीक्स, इसके मतलब क्या हुआ, बोलना। अब देखो यहाँ बोलना है, क्या लगा है, ना, इसके मतलब आप बताओ इसको वर्ब कहे या क्रिया कहे? तो इसको हम वर्ब कहेंगे। इसलिए वर्ब कहेंगे क्योंकि वह अंग्रेजी बोलती है, यानी इसमें टाइम भी है और साथ में एक्शन भी है, साथ में एक्शन भी है, टाइम भी है, एक्शन भी है, अर्थात इसको हम वर्ब ही नहीं बल्कि क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे जी? मेन वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब कहेंगे कि यह हमारा मेन वर्ब है। अब यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ एस क्यों लगा आपको समझ में आया? तो हमारा ये कैसा वर्ब है जी? तो एक्शन वर्ब है। कैसा वर्ब है जी? एक्शन वर्ब, यानी वर्ब का टाइप है क्या, एक्शन। एक बात और समझ में आई कि वर्ब इक्वल टू एक्शन नहीं है, बल्कि एक्शन वर्ब का एक पार्ट है। इस बात को तो आप समझ गए हैं। चलिए इसको मिटाता हूँ। एक सेंटेंस और देखते हैं और उस सेंटेंस को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। और देखो वह सेंटेंस क्या है। मैंने कहा सी इज़ आ डॉक्टर, सी इज़ अ डॉक्टर। इस वाक्य को देखो तो इस वाक्य में क्या है, कोई एक्शन नहीं है। ये इज़ क्या कर रहा है, तो आप कह सकते हो लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है किसको जी, अ डॉक्टर को। किसके साथ जी? तो सी के साथ। तो सी हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है जी? तो ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है, कोई एक्शन नहीं करता। ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई एक्शन करने का क्षमता नहीं है। फिलहाल कोई एक्शन नहीं करता, क्षमता तो है। यहाँ इज में क्या है, यह लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यह इसको जोड़ रहा है। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, यह हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यह हमारा क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट है। यह हमारा क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट है।